गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशरफ मेवाती, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीग्राम घासेड़ा एजुसेट कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास विषय के अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात रोम साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उद्देश्य हैं रोमन साम्राज्य के उत्थान से पूर्व की परिस्थितियों का अध्ययन करना, रोमन साम्राज्य के गठन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोतों का अध्ययन करना, रोमन साम्राज्य के क्षेत्र और उसकी भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत लिंग, साक्षरता और संस्कृति का अध्ययन करना, रोमन साम्राज्य के समकालीन ईरान आदि अन्य साम्राज्यों का अध्ययन करना, रोमन साम्राज्य के 2 चरणों का अध्ययन करना, रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत 3री शताब्दी के संकट के बारे में जानकारी हासिल करना। प्रिय विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिनमें यूरोप के अधिकतर भाग में, पश्चिमी एशिया में तथा उत्तरी अफ्रीका के अधिकतर क्षेत्र पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था। रोमन साम्राज्य से पूर्व की स्थिति के अंतर्गत हम यूनानी राज्य और दक्षिणी यूरोप के नगर राज्यों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यूनानी राज्यों में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर महान, जिसको इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, ने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान तथा भारत में व्यास नदी तक के क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इतिहास में इसे यूनानीकरण तथा अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है। यूनानियों को हेलेनीज कहा जाता था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इस साम्राज्य का विघटन हो गया, परंतु यूनानी संस्कृति प्रचलित रही। यूनानी राज्यों की तरह यूरोप में भी छोटे छोटे नगर राज्य थे, परंतु सिकंदर की मृत्यु के पश्चात मध्य इतालवी नगर राज्य के सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी सदी के शुरू होते ही उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। साथ ही दक्षिणी यूरोप के छोटे छोटे नगर राज्यों पर भी उसने अपना कब्जा जमा लिया। प्रिय विद्यार्थियों, हमें रोम साम्राज्य का परिचय अथवा रोमन साम्राज्य की जानकारी तत्कालीन स्रोतों, रोमन साम्राज्य के क्षेत्र और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाओं के द्वारा प्राप्त होती है। अब हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य स्रोतों, पाठ्य सामग्री, प्रलेख, भौतिक अवशेष अर्थात जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं और उत्कीर्ण पेपायरस अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। पाठ्य सामग्री के अंतर्गत तत्कालीन पत्र, व्याख्यान, प्रवचन और कानून की सामग्री आदि सम्मिलित हैं। साथ ही प्रलेखों में या दस्तावेजों में हर वर्ष लिखे जाने वाले वृत्तांत, जिन्हें एनल्स कहा जाता था, और भौतिक अवशेषों में मिली इमारतें, स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पच्ची कारी का सामान इत्यादि सम्मिलित हैं। उत्कीर्ण पेपायरस अभिलेखों में पेपायरस के पन्नों पर लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। पेपायरस नील नदी के किनारे एक प्रकार का सरकंडा होता था और जिससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। पेपायरस से ही कलम बनाई जाती थी और कलम की नोक के बीच में चीरा लगाया जाता था ताकि वह स्याही को अच्छी तरह सोख सके। प्रिय बच्चों, रोमन साम्राज्य वर्तमान यूरोप महाद्वीप के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। उत्तर में राइन और डैन्यूब नदियाँ
उसकी सीमाएं निर्धारित करती थी, वहीं दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागरीय समस्त क्षेत्र पर रोमन साम्राज्य का कब्जा था। यदि हम पश्चिमी एशिया की बात करें तो पूर्व में सीरिया तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का महामरुस्थल उसकी अंतिम सीमा थी। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बोली जाने वाली मुख्य दो भाषाएं थीं, लातीनी और यूनानी। जहां लातीनी पश्चिमी रोमन साम्राज्य में बोली जाती थी, वहीं पूर्वी रोमन साम्राज्य में यूनानी भाषा बोली जाती थी और प्रशासन की भाषा लातीनी और यूनानी दोनों भाषाएं थीं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में भी यूनानी संस्कृति का पूरा आदर किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य के समकालीन साम्राज्यों में उसका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी ईरान, सुदूर पूर्व में चीन तथा भारत आदि सम्मिलित थे। ईरान में पार्थियाई और ससानी राजवंश का शासन था। ईरान रोमन साम्राज्य का मुख्य प्रतिद्वंदी था। फरात नदी की सीमा दोनों को अलग करती थी और दोनों साम्राज्य आपस में अक्सर लड़ते रहते थे। ईरान साम्राज्य में कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। रोमन साम्राज्य के समय में उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी ईरान साम्राज्य के उत्तर पूर्व में चीन सुदूर पूर्व तक फैला हुआ था। वहाँ के अधिकतर लोग पशुचारी थे और वे चीनी भाषा में रोमन तथा ईरानी साम्राज्य को ताचिन कहते थे, जिसे मोटे तौर पर बृहत्तर चीन अथवा पश्चिम कहा जाता था। प्रिय बच्चों, रोमन साम्राज्य के शुरुआती दौर में जहां भारत में मौर्य साम्राज्य स्थापित था, वहीं रोमन साम्राज्य के प्रगति और विस्तृत समय में भारत में कुषाण वंश का शासन था। जब रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हुआ तो उस समय भारत में गुप्त वंश का राज था। प्रमुख रोमन सम्राट त्राजान का स्वप्न था कि वह भारत पर जीत प्राप्त करे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह पार्थेन की राजधानी टेसेफून तक चला आया और वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। वह चाहता था कि भारत को विजय करके वहां से व्यापारिक संबंध बनाए जाएं और उसने भारत पर विजय का सपना देखना शुरू किया था ताकि वह भी सिकंदर महान जैसा महान शासक बन सके। प्रिय बच्चों, रोमन साम्राज्य के 509 ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी तक के काल को इतिहास में पूर्ववर्ती साम्राज्य अथवा रोमन साम्राज्य का प्रथम चरण कहा जाता है। इस अवधि में रोमन साम्राज्य का प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी विस्तार हुआ, यहाँ तक कि वे आश्रित राज्य जिनसे रोम सम्राटों को ये उम्मीद थी कि वे संकट के समय वहाँ के राजा और उनकी सेना रोम के समर्थन करेंगे, उनको भी रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया। 27 ईसा पूर्व तक रोम में गणराज्य स्थापित था और वास्तविक सत्ता सेनेट के हाथों में थी, जिसके सदस्य धनी परिवारों के लोग थे और सेनेट की सदस्यता के लिए जन्म की अपेक्षा धन व प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था और सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के गोद लिए गए बेटे ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और अगस्टस की उपाधि धारण कर स्वयं रोम का सम्राट बन गया। उसके द्वारा स्थापित राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया और उसके काल से राजा एक प्रमुख नागरिक बन गया और सत्ता का केंद्र राजा ही होता था, जिसे लातीनी भाषा में प्रिंसेप्स कहा जाता है। प्रिय बच्चों, रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के बाद के काल को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। चौथी शताब्दी में महान रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म अपना लिए जाने के बाद
समस्त रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण हो गया। इसी समय प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए रोमन साम्राज्य का पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में बंटवारा किया गया। चौथी शताब्दी में ही सीमावर्ती पश्चिमी क्षेत्र की गोथ, विसिगोथ, वेंडल तथा अन्य जनजातियों ने व्यापार, सैन्य भर्ती तथा क्षेत्र को लेकर के रोमन प्रशासन पर आक्रमण शुरू कर दिए। इसी दौरान रोमन साम्राज्य में आंतरिक मतभेद शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी के आते आते रोमन का पश्चिमी साम्राज्य लगभग नष्ट हो गया। पूर्वी साम्राज्य में जनजातियों ने अपने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। आखिरकार ईसाई चर्च से प्रोत्साहित होकर 9वीं शताब्दी में कुछ ऐसे छोटे राज्यों ने ही मिलकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में की। अब हम रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रोमन सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना और तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोमन काल में सम्राट सत्ता का वास्तविक केंद्र था, परंतु वह निरंकुश नहीं था। उसकी मदद के लिए अभिजात वर्ग या सेनेट के लोग कार्य किया करते थे और उनकी बात को राजा तवज्जो भी देता था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, अर्थात सम्राट की गद्दी वंशानुगत थी। प्रिय बच्चों, 27 ईसा पूर्व तक सम्राट की सहायता के लिए या सम्राट की मदद के लिए सेनेट कार्य करती थी और वास्तविक सत्ता सेनेट के ही हाथ में थी, जिसमें कुलीन, अभिजात या धनी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। तीसरी शताब्दी तक इसमें सिर्फ इतालवी समुदाय के लोग शामिल थे। हालांकि 27 ईसा पूर्व में अगस्टस ने सेनेट का महत्व कम कर दिया, लेकिन फिर भी सेनेट का अस्तित्व बाकी रहा और तीसरी शताब्दी के बाद इसमें पूर्वी साम्राज्य के लोग भी सम्मिलित कर लिए गए। सम्राट की परख सेनेट के प्रति व्यवहार से होती थी। हम जानते हैं कि किसी भी देश अथवा साम्राज्य के संचालन में सेना की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह रोमन साम्राज्य में भी सम्राट और सेनेट के बाद सेना प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को वेतन दिया जाता था और उनको 25 वर्ष सेना में सेवा देनी पड़ती थी। चौथी शताब्दी के अंत तक रोमन साम्राज्य की सेना 6 लाख तक पहुंच गई थी और सेना पर नियंत्रण सम्राट की सफलता को निर्धारित करता था। अर्थात जिस सम्राट का सेना पर सर्वोच्च नियंत्रण होता था वो सम्राट उतना ही शक्तिशाली और सफल माना जाता था। सेना में विभाजन होने पर गृह युद्ध होते थे। इसी दौरान समकालीन साम्राज्य ईरान में सेना में बलात् भर्ती की जाती थी अथवा लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में वर्तमान इटली के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों को प्रांतों में बांटा हुआ था। उनसे कर वसूल किया जाता था और दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से लेकर के आर्मीनिया तक की सीमाओं तक तथा सहारा मरुस्थल से लेकर के फरात और कभी कभी तो उससे आगे तक भी फैला हुआ था। पूर्वी क्षेत्र के राज्य अत्यंत समृद्ध थे। हेराड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस अर्थात 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। दिनारियस उस समय के रोमन साम्राज्य की मुद्रा में एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम अर्थात 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वर्तमान राज्यों अथवा प्रांतों की तरह कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं था। क्षेत्रों का नियंत्रण शहरों द्वारा चलाया जाता था। इसलिए अनेक बड़े बड़े शहर कार्थोज, सिकंदरिया, एंटियोक,
सेनाब आदि स्थापित किए गए थे और उन्हीं शहरों से प्रशासन चलाया जाता था। उनमें अनेक गांव सम्मिलित किए जाते थे और उन शहरों से ही गांवों पर नियंत्रण रखा जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र अगस्तस का काल शांति काल के नाम से याद किया जाता है। उसने सेनेट पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके फलस्वरूप न केवल आंतरिक विद्रोह रुके बल्कि अन्य साम्राज्यों के साथ भी युद्ध की स्थिति नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली शताब्दी एवं द्वितीय शताब्दी के दौरान रोमन साम्राज्य में बहुत कम युद्ध हुए। यहाँ तक कि अगर हम आंतरिक विद्रोहों की बात करें वो भी न के बराबर थे, क्योंकि प्रशासन में इतालवी लोगों के साथ अन्य क्षेत्रों से भी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलने लगा था और उन्हें नागरिकता भी मिल चुकी थी, जो केवल पहले इटली तक सीमित थी। अतः उन सब लोगों को अपनी प्रशासनिक भागीदारी पर गर्व था और आपस में भी वो युद्ध नहीं करते थे। यदि हम पड़ोसी साम्राज्य ईरान के साथ युद्ध की बात करें तो केवल 113 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी तक त्राजान रोमन सम्राट ने फरात नदी के पार के क्षेत्र पर कब्जा किया, परंतु बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने भी वह क्षेत्र छोड़ दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी का समय रोमन साम्राज्य में शांति का काल था और अत्यंत विस्तृत साम्राज्य होने के बावजूद व्यापार और कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति होने लगी, जिसके कारण रोमन साम्राज्य काफ़ी समृद्धशाली हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम रोमन साम्राज्य के दौरान तीसरी शताब्दी में आए संकट के अंतर्गत ईरान व जर्मन जनजातियों का आक्रमण तथा सम्राटों की अदला बदली का अध्ययन करेंगे। तीसरी शताब्दी में ईरान के ससानी वंश ने रोमन साम्राज्य पर अनेकों बार आक्रमण किए, जिससे रोमन साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। ईरानी शासक शापुर प्रथम ने 3 भाषाओं में शिलालेख में दावा किया है कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया कर दिया और पूर्वी रोमन राजधानी एंटियोक पर कब्जा जमा लिया। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी शताब्दी में ही जर्मन मूल की एलमलाई, फ्रेंक और गोथ जनजातियों ने रोमन साम्राज्य के डैन्यूब क्षेत्र के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन धीरे धीरे तेज़ी से होने लगा। तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को विभिन्न मोर्चों पर जूझना पड़ा। जहां 230 ईस्वी में उन्हें ससानी वंश से टक्कर लेनी पड़ी, वहीं 233 से लेकर 280 ईस्वी तक जर्मन मूल की जनजातियां, जिन्हें रोमवासी बर्बर कहते थे, उनके साथ बार बार युद्ध करना पड़ा, जो अनेकों बार आक्रमण करते थे और उनके आक्रमण काला सागर से लेकर आल्प्स पर्वत और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमवासियों को मजबूरन डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम स्वरूप तीसरी शताब्दी में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और उससे भी बढ़कर 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अब हम इस अध्याय के प्रथम भाग के अंतिम क्षणों में रोमन साम्राज्य में लिंग भेद, साक्षरता एवं संस्कृति के अंतर्गत परिवार, महिलाओं की स्थिति, साक्षरता दर, सांस्कृतिक विविधता और सार्वजनिक स्नान गृहों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, रोमन साम्राज्य में सामूहिक परिवार व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, बल्कि वयस्क पुत्र पिता के परिवार के साथ नहीं रहता था, वह एकल परिवार में रहता था। इस तरह रोमन काल में एकल परिवार का समाज में अत्यधिक चलन था। दास परिवार का अभिन्न अंग थे और घरेलू कार्यों में सेवा दासों से
तथा कृषि कार्य दासों के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते थे। प्रिय विद्यार्थियों, रोमन साम्राज्य में लिंग भेद न के बराबर था। महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिले हुए थे। पुरुषों की शादी जहां 28 से 29, 30 से 32 वर्ष की आयु में की जाती थी, वहीं लड़कियों की शादी 16 से 18 व 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी। शादी के बाद भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता था और उसकी मृत्यु के पश्चात वे अपने हिस्से की संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में सभी कानूनी अधिकार प्राप्त थे और सबसे बढ़कर बात, रोमन साम्राज्य में पति पत्नी एक संयुक्त वित्तीय हस्ती ना होकर के दो अलग अलग वित्तीय हस्तियां मानी जाती थी और पत्नी को पूर्ण वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। यदि हम तलाक की बात करें या वैवाहिक संबंध विच्छेद की बात करें तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल थी। पति अथवा पत्नी को केवल विवाह भंग करने की सूचना आम लोगों को देनी पड़ती थी और इसी से तलाक हो जाता था। औरतों को पर्याप्त मात्रा में अधिकार मिलने के बावजूद भी पति और पत्नी की आयु के बीच का अंतर कुछ असमानता उत्पन्न करता था। आमतौर पर विवाह परिवार द्वारा नियोजित होते थे और महिलाओं पर उनके पति हावी रहते थे। यहाँ तक कि पतियों द्वारा महिलाओं को पीटा भी जाता था। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो शहर में 396 ईस्वी से 430 ईस्वी तक बिताया, उनका कहना था कि उनके पिता द्वारा उनकी माता की नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। अधिकतर पत्नियां अपने पति द्वारा की गई पिटाई से हुए निशानों को, खरोंचों आदि को सरेआम अर्थात सार्वजनिक रूप से दिखाती थी। पिताओं का अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था और कई बार तो पिताओं को अवांछित बच्चों को मारने में भी अधिकार प्राप्त मिले हुए थे। अवांछित बच्चों को मारने के लिए पिता उन्हें ठंड में छोड़ देते थे और इस बात का उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त था। प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य में काम चलाऊ साक्षरता की दरों के प्रमाण मिले हैं। यदि हम अध्ययन करें तत्कालीन दस्तावेजों का तो हम पाते हैं कि पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, उसकी खुदाई में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर काम चलाऊ साक्षरता मौजूद थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखण इस बात के प्रमाण हैं। शिक्षा केवल सैनिक, अफसरों व संपदा प्रबंधकों तक सीमित थी। मिस्र में पेपायरस के पन्नों पर संविदा पत्र और औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए मिले हैं तथा विभिन्न दीवारों पर विज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं। प्रिय बच्चों, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ था। वे यूनानी संस्कृति का बहुत सम्मान करते थे और रोमन साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। और रोमन साम्राज्य में न केवल लातीनी भाषा जो राजकाज की भाषा थी, उसके साथ साथ यूनानी भाषा भी राजकाज की भाषा थी और उसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती थी। रोमन साम्राज्यों की वेशभूषा विभिन्न प्रकार की थी और विशाल क्षेत्र होने के कारण रोमन साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार का भोजन किया जाता था। यहाँ तक कि समस्त रोमन साम्राज्य में विभिन्न सामाजिक संगठन बने हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने की कोशिश की तो वहाँ के पुरोहित वर्ग ने इनका ज़बरदस्त विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था जल एक पवित्र वस्तु है और सार्वजनिक स्नान से जल अपवित्र होता है।
शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। एक कैलेंडर वर्ष के मुताबिक हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस अध्याय के प्रथम भाग का अध्ययन कर चुके हैं। अब आपको इस वीडियो को बार बार देखने के पश्चात अग्रवर्णित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करते हुए रोमन साम्राज्य के क्षेत्र विस्तार पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है, रोमन साम्राज्य की भाषाओं का वर्णन करते हुए यूनान के साथ रोमन लोगों के सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, रोम की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए तथा प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है, जूलियस सीजर और अगस्टस के शासनकाल का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय शताब्दियों में शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास तथा तृतीय शताब्दी के संकट के कारणों का वर्णन कीजिए। अंतिम प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की राजनीतिक हस्तियों जिनमें 3 प्रमुख खिलाड़ी माने गए हैं उनका वर्णन करते हुए सार्वजनिक स्नान गृह पर टिप्पणी लिखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो का अध्ययन करने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर ठीक ढंग से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।